तो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एचसीएस ने अपना 2024 का जो पेपर है वो अनाउंस कर दिया है और 11 फरवरी 2024 को एचसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहता हूं और आपको एचसीएस से संबंधित एक बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट हिस्ट्री में से एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस बताना चाहता हूं और उसके साथ ही कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जो आपको एंशियंट हिस्ट्री में से करने चाहिए, जो आपको पेपर के अंदर काम आएंगे। तो साथियों बनिए रहेगा मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले पहली बात तो हिस्ट्री हमारे लिए पढ़ना ही जरूरी क्यों है किसी भी पेपर के लिए, चाहे वो यूपीएससी का ही एग्जाम हो चाहे वो एचसीएस का एग्जाम हो। हिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए इसलिए जरूरी रहेगा क्योंकि हिस्ट्री से ही हमको ये पता लगता है कि पास्ट में क्या क्या चीजें अकर हुई, कौन कौन से इवेंट्स हुए पास्ट के अंदर, उनका भारतीय समाज के ऊपर आज क्या असर पड़ता है। इसके साथ साथ कैसे हमारा कल्चर जो है वो डेवलप हुआ, कैसे हमारे देश के अंदर अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म एवं अलग अलग तरीके की आर्थिक दृष्टिकोण पैदा हुए। इन सब के बारे में जानने का हमको हिस्ट्री के माध्यम से एक मौका मिलता है, इसलिए हिस्ट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहता है। और एंशियंट हिस्ट्री एचसीएस के रिगार्डिंग काफी सवाल पिछली बार भी पूछे गए थे, उससे पिछली बार भी पूछे गए थे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार भी पूछे जाएंगे। 2024 वाले पेपर में भी इसके रिगार्डिंग सवाल जो है पूछे जाएंगे। हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ते वक्त, याद करते वक्त हमको ये चीज जरूर भी याद में रखनी है कि रीजन और कॉन्सिक्वेंसेस, किस कारण से कोई घटना हुई और उस घटना का क्या नतीजा निकला, इन दोनों के बीच का तालमेल अगर हम समझ पाएंगे तो हिस्ट्री को हम बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल वाइज क्रमानुसार याद करना जरूरी है। और अगर किसी घटना के बारे में उसका कारण, क्यों वो घटना घटित हुई और होने के बाद क्या उसका नतीजा निकला, इनके बीच के संबंध को हम एक साथ लेकर चलेंगे, समझ कर चलेंगे, तो हिस्ट्री हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं रहेगी। हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे और अपने पेपर में आने वाले सवालों का जवाब भी खोज पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस कितना बड़ा रहेगा और इन पूरे सिलेबस के अंदर से कौन कौन से ऐसे टॉपिक रहेंगे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले हमारी एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है स्टोन एज के साथ, जिसको हम पाषाण युग बोलते हैं। पाषाण युग जो है, जब मानव पत्थरों का इस्तेमाल करता था, उसके ऊपर आधारित है। इसमें हम पेलियोलिथिक एज, मिजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ते हैं। पेलियोलिथिक एज यानी कि पुरा पाषाण युग, मिजोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण युग एवं नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण युग। इन सभी युगों के अंदर क्या क्या खासियत थी, किस प्रकार के पत्थर और औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, समाज कैसा था, कब हमने खेती करना आरंभ किया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट हैं जो हमारे देश के अंदर हैं जहां पर हमको इनके एविडेंसेस, इनके साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि पेलियोलिथिक एज भारत के किस हिस्से के अंदर पनप रही थी, मिजोलिथिक एज कहां पर थी, नियोलिथिक एज कहां पर थी। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अंदर और क्या क्या टॉपिक रहेंगे और इसके अंदर कौन कौन सी छोटी छोटी डिटेल रहेंगी, ये मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपके साथ साझा करता रहूंगा। स्टोन एज खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री के अंदर चालकोलिथिक एज के बारे में, यानी कि ताम्रपाषाण युग के बारे में। ताम्रपाषाण युग की विशेषताएं, समाज कैसे बदला, कैसे गांव बसाए गए, घरों का आकार क्या हुआ करता था, देश के अंदर कितने इलाकों के अंदर हमको ताम्रपाषाण या चालकोलिथिक एज के साक्ष्य मिलते हैं, ये भी हम जानेंगे, ये भी जरूरी है। इसके साथ ब्रोंज एज, ब्रोंज एज अगर मैं स्टोन एज, चालकोलिथिक एज, इन सब के बारे में बात करूं तो ब्रोंज एज जो रहेगी ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा स्टोन एज के मुकाबले एवं चालकोलिथिक एज के मुकाबले। ब्रोंज एज यानी कि इंदस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके ऊपर मैं क्रॉस लगा रहा हूं ताकि आपको बाद में याद रहे कि ये टॉपिक पढ़ते हुए आपको बहुत ध्यान देना है। एचसीएस में इसके रिगार्डिंग पिछली बार भी सवाल पूछा गया था, इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं। ब्रोंज एज के बाद शुरू होती है आयरन एज, जिसको हम वैदिक एज भी बोलते हैं। वैदिक एज वो एज थी जिसके अंदर भारत का आज का जो जो कल्चर है, आज का जो धर्म है, आज की जो मान्यताएं हैं, वो पनपनी शुरू हुई थी। वैदिक एज, इसके अंदर हम वैदिक संस्कृति के बारे में, वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आयरन एज या वैदिक एज का रहेगा वो रहेगा वैदिक लिटरेचर। तो आपको आयरन एज पढ़ते हुए वैदिक लिटरेचर को अच्छे से पढ़ना होगा। आयरन एज के बाद हम पढ़ते हैं महाजनपद। कितने महाजनपद थे, कहां कहां पर मौजूद थे, उनकी कैपिटल क्या थी, इनको आप याद में रखेंगे। इसके साथ साथ कौन सा महाजनपद किस महाजनपद के दक्षिण में था, पूर्व में था, पश्चिम में था। तो आपको मानचित्र के ऊपर, मैप के ऊपर हर एक महाजनपद को अच्छे से समझना पड़ेगा, कहां कहां पर कौन कौन सी साइट लोकेटेड थी।
पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उम्मीद करते हैं आगे क्या पता पूछे जाए। इसके साथ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी के अंदर हम अशोका, द ग्रेट अशोका, उसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। मौर्यन डायनेस्टी में से अशोका दी ग्रेट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म की बारी आएगी। बुद्धिज्म और जैनिज्म तो यूपीएससी और एचसीएस का, खास तौर पे यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है। हालांकि एचसीएस के अंदर इसके इतने सवाल नहीं हमको देखने को मिले हैं, पर हम इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड आएगा। मौर्यन वंश के खत्म होने के बाद भारत के अंदर कौन कौन से और वंश आए। इसके बाद हम संगम डायनेस्टी यानी कि दक्षिण भारत के अंदर कौन कौन सी डायनेस्टी थी, चोला, चेरा, पांड्या, उनके बारे में जानेंगे। उनसे संबंधित कैपिटल कौन कौन सी थी, चोला, चेरा, पांड्या के बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा हुए, कौन से किंग हुए, किस किंग के यहाँ दुश्मनी थी, ये भी हमको समझना होगा। इसके साथ साथ हम गुप्ता एज भी पढ़ेंगे। गुप्ता एज के अंदर चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त, इन सब के द्वारा इशू किए गए सिक्के, इनके द्वारा कैपिटल, इनके द्वारा इंस्क्रिप्शन, इनके द्वारा कौन कौन से पत्थरों के ऊपर इनकी जो कलाकृतियां थी वो बनाई गई थी, और गुप्ता एज के दौरान कैसे भारत के अंदर सबसे पहले मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ, ये हमारे लिए समझना जरूरी रहेगा। ये टॉपिक हमारे लिए इस तरीके से पढ़ना फायदेमंद होगा। गुप्ता पीरियड के खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड। उसके अंदर जो डायनेस्टीज आई भारत देश के अंदर, उनके बारे में हमको हल्का फुल्का, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा पोस्ट गुप्ता पीरियड, बट पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर जो हर्षवर्धन का रूल था, जो हर्ष की एज थी, ये आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे एचसीएस के लिए एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हुए, क्योंकि हर्ष का संबंध हरियाणा से रहा था। इसके चलते पुष्यभूति साम्राज्य या हर्षवर्धन का साम्राज्य जो था वो हमारे लिए पढ़ना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस पूरे के पूरे सिलेबस को हमको कैसे कवर करना है, इन पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो याद करने हैं, किस प्रकार से याद करने हैं, पहले कौन से क्वेश्चन आए थे उनको सोल्व कैसे किया गया, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इनके ऊपर पढ़ना पसंद करेंगे। तो ये सारा का सारा जो सिलेबस रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री का, या इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री का और मॉडर्न हिस्ट्री का, ये एक एक करके धीरे धीरे हम आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ बनिए रहिएगा। और पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में आपसे वादा करता हूं कि आपको एचसीएस के लिए आने वाली कुछ वीडियो के अंदर रिवाइज करवा दूंगा, और उसके बाद इसी प्रकार मैं मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए रिवाइज करवाने के लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके कमेंट और लाइक के माध्यम से मुझे इस वीडियो के बारे में संदेश दीजिएगा।